उन्हें ये गुमा कि ये उड़ा कुछ नहीं, उन्हें ये गुमा कि ये उड़ा कुछ नहीं, और हमें ये यकीन कि ये आसमां कुछ नहीं। साथियों, जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पीसीएस बॉन्ड 2026 के नाम से हमारी सीरीज चल रही है, और इस सीरीज के तहत हमने केवल 100 टॉपिक्स, और आप देख पा रहे हैं नथिंग मोर, इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के केवल 100 टॉपिक्स चूज किए हैं, और उनमें से आज हम आ पहुंचे हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। यदि इससे पहले के टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। पहला हमारा टॉपिक सातवाहन वंश, भारतीय इतिहास को लेकर के, और दूसरे टॉपिक के अंदर हमने जो है संवैधानिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर के क्लासेस ली हैं, और आज हम तीसरे टॉपिक की बातचीत करने जा रहे हैं। और आज का ये टॉपिक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और बार बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत इसलिए ना पड़े कि आप खुद ब खुद देखें, बोलने की बजाय, यानी कि कहने की बजाय आप स्क्रीन पर चीज़ों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ऑथेंटिक नज़र आएंगी। और जहाँ तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल हाथों से की गई मेहनत का एक एविडेंस, एक प्रूफ आपके सामने पेश किया जा रहा है। काफ़ी सारी बुक्स को, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट को, और अपनी एकेडमिक और कम्पिटिटिव 20 ईयर्स का जो अनुभव है, उसके आधार पर चीज़ों को एक जगह कंपाइल करके और ये चीज़ें आपके लिए तैयार की जा रही हैं। वैसे तो अलग अलग ट्यूटर या अलग अलग एकेडमीज आपको 1200 से लेकर के 1500 आवर्स तक की बातचीत करते हैं प्री और मेंस के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मात्र 500 घंटे, 500 से लेकर के 600 आवर्स, यानी कि हमने आपके समय को आधा इसलिए कर दिया है कि हाथों से की गई मेहनत जो आपको करनी पड़ती, उससे पहले इस तरह से इसके ऊपर काम करके, यानी कि आपकी 6 से लेकर के और 700 आवर्स हमने बचा दिए हैं। और आप जो कुछ भी यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल यूँ मानिएगा कि ऑथेंटिक सोर्सेज से ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं। वैसे तो सिविल सर्विसेज के अंदर पहले, कुछ दिन पहले, या यूँ कहूँ कि आज से 3-4 साल पहले ऐसा माना जाता था कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से यूपीएससी ने या फिर स्टेट के अलग अलग पीसीएस में ये माना जाने लगा, पूछे जाने लगा कि, या फिर पैटर्न जो है उन्होंने चेंज किया, और क्वेश्चन को पूछने का तरीका उन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया, और जो एलिमिनेशन मेथड होता था वो लगना अब बंद हो गया, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जब आने लगे तो उसके बाद जो है आपको खुद इस बात का एहसास होने लगा कि जब तक हमें सभी स्टेटमेंट पता नहीं हो तब तक जो है क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो उसके बिल्कुल उल्टा आप ये मानिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद कि क्या ऐसी चीज है जो इस लेक्चर में दी नहीं गई हो। आप इसकी बजाय कि
क्या पढ़ाया जा रहा है, इस चीज को आप गौर से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा और किनली आप इस बात की स्टडी कीजिएगा कि कौन सा फैक्ट या कंसेप्ट ऐसा है जो छोड़ दिया गया है। देखिए, प्रत्येक वर्ड और लाइन जो है अपने आप में पीटी का क्वेश्चन तो है ही। आगे चल करके हम जब मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आंसर जो है या बुलेट पॉइंट कहिएगा या कंटेंट कहिएगा, यहीं से हम यूज करेंगे। हर एक चीज आप इस लिहाज से देखिएगा, इस पर्सपेक्टिव में देखिएगा या फिर इस अंदाज में देखिएगा कि जो कुछ करना है मुझे इस कंटेंट के आधार पर करना है और इस तरह से ही ये वीडियो जो है आपके लिए तैयार की गई है। चलिएगा, बिना किसी देरी के, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इसी तरह से हमारी पहुंच आप तक बनी रहेगी। पहले जो है हम सबसे पहले आपके सामने रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंदर जो है आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे पीटी के अंदर पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता है और लगभग आप मानिएगा कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है और साथ में त्रिभुजाकार, आपसे पूछ सकता है चतुष्कोणीय या फिर वर्गाकार, त्रिभुजाकार ऑप्शन दे देगा आपको और यहीं से आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई और त्रिभुजाकार जो है ढंग से इसका फैलाव, और अभी तक यूं मानिएगा कि 2800 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं उससे पहले बता देता हूं एक बार फिर कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई 2800 अब तक इसके जो है स्थल खोजे जा चुके हैं। त्रिभुज के आकार में जो है ये सभ्यता आपको दिखाई देती है। और इससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह से यदि हम माने तो मांडा जो है J&K के अंदर एक जगह है, वहां इसका उत्तरी स्थल पाया गया है। दैमाबाद जो है, दैमाबाद भी बोल देते हैं, दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर इसका दक्षिणी स्थल आपको मिलेगा। इसका जो है पूर्वी स्थल आपको आलमगीरपुर मेरठ यूपी में देखने को मिलेगा। और सुतकागंदौर आपको पश्चिमी इसका ये बलूचिस्तान के अंदर एक जगह है, यहां पर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल क्लियर हो कि मांडा J&K इसका उत्तरी स्थल, दैमाबाद महाराष्ट्र इसका दक्षिण स्थल, आलमगीरपुर मेरठ यूपी जो है इसका पूर्वी स्थल और सुतकागंदौर बलूचिस्तान इसका वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आपको बता दिया हमने जगह। इसमें ये एक त्रिभुज के आकार में फैली हुई और अब तक 2800 स्थल जो है इसके 2,800 स्थल ढूंढे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। आगे यदि इसके फैक्ट की हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है इस तरह से आप कहेंगे 1100 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इस तरह से यदि हम माने पूर्व से पश्चिम तो इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। तो कौन सी ज़्यादा हुई कह देगा आपसे, इस तरह से स्टेटमेंट बनाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि
पूर्व से पश्चिम की बजाय उत्तर से दक्षिण में जो है सिंधु घाटी सभ्यता ज़्यादा आकार में फैली हुई है, जो गलत हो जाएगा आपका। तो आप देख लीजिएगा, सही रहेगा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और 1100 जो है उत्तर से दक्षिण। आप इस बात को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद अगला यदि फैक्ट मैं आपके बीच में डिस्कस करूं तो आपको कहा जा सकता है कि ये एक कंसेप्ट की तरह मानिएगा आप इस बात को। तो 20वीं शताब्दी जो है, 20वीं शताब्दी तक वैदिक सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन एक टाइम आता है 20वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 1921 का समय, और दयाराम साहनी एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने जो है रावी नदी के बाएं तट पर यहां दाएं कर देगा, आप बड़े अटेंटिव रहिएगा प्लीज। 1921 दयाराम साहनी और रावी नदी और बाएं तट पर 4 क्वेश्चन बनते जा रहे हैं यहां से भी। तो हड़प्पा की खोज की, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता बताया जा रहा है क्योंकि सिंधु के क्षेत्र में थी, लेकिन पहला जब इसका स्थल खोजा गया उसके बाद इसका नाम हड़प्पा भी पड़ गया क्योंकि पहला स्थल था ये। तो इसके बाद एक अगले ही साल दूसरा स्थल और 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो नाम का स्थान, मोहनजोदड़ो नाम का स्थान जो है खोजा गया। इसके बाद जो है जो विद्वान थे उनकी धारणा बदल गई और माना जाने लगा कि सिंधु सभ्यता जो है वो प्राचीन सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता है। और इस प्रकार से जो है फिर इसका आप कह सकते हो कि टाइम पीरियड की भी बातचीत आगे हम करेंगे, लेकिन वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता इसको माना जाने लगा और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समक्ष जो है ये आकर के खड़ी हो गई, यानी कि उनकी प्राचीन उनकी समकालीन आप कहेंगे मेसोपोटामिया और मिस्र, इनके बराबर जो है ये सिंधु सभ्यता इनके समकालिक एक प्रकार से मानी जाने लगी और सबसे प्राचीन सभ्यता जो है ये अब कही जाने लगी। ये बात आप यहां तक याद रखेंगे। हालांकि आप कहेंगे कि जो उत्खनन हुआ इसका, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में जो है ये उपजी और भारत पाक अफगानिस्तान तक ये फैलती चली गई। तो भारत पाक और अफगानिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता 3 जो है वो देशों में फैली हुई है। स्टेट की बात हम आगे करेंगे, स्थल आपको बताएंगे एक एक कि कहाँ पर कौन सा मिला है, सारी बातचीत हम करेंगे इसको लेकर के। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 3 देशों में ये फैली हुई है। हालांकि विद्वान जो है वो काफ़ी हैं इसकी स्टडी करने वाले, उनका हालांकि निश्चित एक धारणा उनकी नहीं है। अर्नेस्ट मैके आप कह सकते हो, अमलानंद घोष आप कह सकते हो, और जेपी जोशी, इस तरह के ये विद्वान आपको जो है मेंस के लिहाज से काम आएंगे काफ़ी। तो आप इनको अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि
आगे चल करके इनको कोट करना होता है। तो ये व्यक्ति हैं, इनकी धारणा जो है वैसे निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाणिक जो है, ताम्र पाषाणिक, एक मिनट, पृष्ठभूमि, ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि और आद ऐतिहासिक आप कहेंगे इसको, आद ऐतिहासिक समय में ये सभ्यता आई। और इसके समय की यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास, यानी कि 400 से लेकर के 500 वर्षों तक फलती फूलती रही ये सभ्यता। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास ये अपनी विकसित अवस्था में थी। 2500 से लेकर के 1750 तक का इसका समय, 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास ये अपनी पूरी जो है विकसित रूप में, और 400 से 500 वर्षों तक जो है ये सभ्यता चलती रही। ऐसा जो है आप मान लेंगे इसके टाइम पीरियड को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का आप कह सकते हो कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन जो हैं उन्होंने पता लगाया, और 1842 में उनकी एक पुस्तक आई। अपनी पुस्तक में जिक्र किया इस सभ्यता का उन्होंने। और बाद में जो है 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में, जैसा कि हमने बताया भी आपको, सर जॉन मार्शल, मेसन, हाँ चार्ल्स मेसन हमने बोल दिया, और सर मार्शल, 1921 में इनके ही नेतृत्व में जो है दोनों खुदाई हुई थी। चाहे वो 1921 की हड़प्पा सभ्यता की हो, चाहे 1922 की जो है वो मोहनजोदड़ो की हो, ये खुदाई के बाद जो है आप कह सकते हो कि इसका नाम हड़प्पा भी पड़ा। और इसको मापने की जो विधि है वो आप कह सकते हो कि रेडियो कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 C14, यानी कि, तो आप कह सकते हो कि ऐसी ऐसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति इसके लिए अपनाई गई है। इसका कालक्रम जो है जानने के लिए तो काफ़ी सारी बातचीत हमने इसके सामान्य फैक्ट को लेकर के की है। कुछ और बातें आपको हम बता दें कि सिंधु सभ्यता जो है चार प्रमुख प्रजातियां इसमें निवास करती थी। चार प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं वो आपको मैं बता देता हूं लिख करके सारी। भूमध्य सागरीय और सबसे ज्यादा थी, ध्यान रख लें, एक तो ये, दूसरी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, फिर है एक अल्पाइन, और एक है मैंगोलायड। ये भूमध्य सागरीय जो सबसे ज़्यादा थी सिंधु घाटी से, दे देगा इनमें से भी कि अल्पाइन ज़्यादा थे, मैंगोलायड ज़्यादा थे, या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ज़्यादा थे। तो ध्यान रहे चार प्रजातियां मुख्य रूप से, और भूमध्य सागरीय लोग जो है सबसे ज़्यादा इसमें निवास करते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
सभ्यता जो है कांस्य युगीन थी, कांस्य युगीन सभ्यता, वह नगरीकृत भी आप कहेंगे, नगरीकृत। हालांकि गांव ज्यादा थे, गांव ज्यादा थे, लेकिन फिर भी ये जो है नगरीय ही मानी जाती है। एम व्हीलर तथा गार्डन चाइल्ड जैसे लोग हैं, उन्होंने इसका उद्भव जो है हालांकि मेसोपोटामिया से बताया है, जो कई कारणों से जो है स्वीकार्य भी नहीं है हमारे लिए। यानी कि एम व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इसकी उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया से बताते हैं, जिसको काफ़ी कारणों से जो है वो नज़रअंदाज किया, यानी कि अस्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य परिचय के अंदर हैं। आगे बहुत कुछ आपके लिए जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो एक मैराथन की तरह जो है आपके लिए होने वाली है। हालांकि यदि समय रहते हुए इसको नहीं समेटा जाए तो फिर इसके पार्ट भी बन जाते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें दूसरा पार्ट आ जाता है, इसका तीसरा पार्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है चीज़ों को हम कवर करते हुए, लेकिन वो हमारा टॉपिक एक ही रहेगा, 100 में हम उसको एक ही टॉपिक मानेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जो है अलग अलग सेशन में उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे किसने जो है उसकी खोज की, ये सारी बातें हम अब डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फिल्म्स का फैक्ट जो है आपको दिया जा रहा है। फिटी फैक्ट जो है अब मैं कुछ स्क्रीन के ऊपर लेकर के आऊँगा चीज़ों को, वो और आपको पीटी के लिहाज से जो है, फिल्म्स के लिहाज से या वनडे एग्जाम की लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की हम बात करें, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, और रावी में बाएं तट पर, आप ध्यान रखें मैंने बता दिया है पहले, दयाराम साहनी, साहनी व्यक्ति हैं, उन्होंने खोज की है। और कहाँ पर है ये? मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान में, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में, दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज 1921 में। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नगर की तरफ, और वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में रावी नदी के तट पर आर.डी. बनर्जी के द्वारा, और लरकाना जिला है पाक के अंदर, यहाँ पर मोहनजोदड़ो नगर, सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी गलती यहाँ मुझसे हो गई है। रावी नहीं, रावी का जो है बायां तट तो हम कर चुके हैं, कई बार थोड़ा सा गलत लिखा जाता है, तो उसमें आप थोड़ा सा अटेंटिव आप भी रहेंगे। सिंधु नदी रहेगी इसकी, और उसका भी दायां तट रहेगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, लरकाना और पाकिस्तान, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो है हमारा आने वाला है वो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर, आप ये याद रखेंगे, और सिंध प्रांत ही रहेगा, सिंध प्रांत। और अर्नेस्ट मैकी के द्वारा इसकी खोज, चन्हुदड़ो नगर सिंधु नदी के किनारे, सिंधु प्रांत, और अर्नेस्ट मैके इसके खोज करता। उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद आप चलेंगे वो है कालीबंगा। कालीबंगा एक एक की विशेषताएं भी आगे चल करके हम करेंगे, एक बार इसकी एक टेबल आपको दे रहे हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमान
गढ़ राजस्थान के अंदर, और बी लाल और बीके थापर इसके जो हैं खोजकर्ता। ये भी उत्खननकर्ता आप कहेंगे, उत्खननकर्ता न कि खोजकर्ता। खोज जो है कोई इस तरह की चीज़ों की नहीं होती, क्योंकि इसकी पुरातात्विक जो है ये स्थल है, तो इनकी खुदाई की गई है, तो उत्खननकर्ता आप बोलेंगे इनको। उसके बाद अगला जो है आ रहा है वो है कोटदीजी। सिंधु ही नदी है और सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, और फजल अहमद खां के द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत और कोटदीजी जो है ये आपका स्थल है। फिर आप आएंगे रंगपुर, आदर नदी, अहमदाबाद गुजरात कहेंगे आप इसको, और एस आर राव के द्वारा। रंगपुर, वादर नदी, एस आर राव उत्खननकर्ता, अहमदाबाद गुजरात में। उसके बाद अगला है रोपड़ सतलज नदी रहेगी, पंजाब का ये क्षेत्र रहेगा, और यज्ञदत्त शर्मा आपके इसके अंदर जो है उत्खनन करता रहेंगे। और इम्पोर्टेंट जो है आ रहा है स्थल वो है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, और अहमदाबाद गुजरात, और एस आर राव जो हैं इसके उत्खनन करता। अगला आपका रहेगा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और आप यहाँ कहेंगे मेरठ, आया भी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है जब आपको। और यज्ञदत्त शर्मा जो हैं, यज्ञदत्त शर्मा इसके खुदाई करने वाले उत्खननकर्ता। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मेरठ यूपी में, और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है उत्खनन करवाया गया इसका। फिर हम अगला स्थल लेंगे वो है सुत का गंदौर। ये भी आपको मैंने बताया है, सुत का गंदौर। चीज़ें रिपीट हों तो वहाँ गलती होने की और भी कम संभावना रहनी चाहिए। दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी बताएंगे, और स्थान मकरान तट आप कह सकते हो, और ओरेल स्टेइन जो है इसके उत्खननकर्ता। दास्क नदी, सुतकागंद और जगह का नाम, मकरान तट, तो ये बलूचिस्तान भी आप कह सकते हो, आपको पहले बताया गया है। अगला स्थान जो है वो है बनावली, इम्पोर्टेंट, सरस्वती के नदी के किनारे, फतेहाबाद जो है हरियाणा के अंदर ये जगह पड़ती है, और RS बिस्ट आप कहेंगे, RS बिस्ट के द्वारा इसकी खुदाई, सरस्वती नदी, बनावली जगह, और फतेहाबाद के अंदर हरियाणा में। काफ़ी डिटेल में आगे बातचीत होने वाली है। एक बार आपको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, या यूँ कहें कि थोड़ा सा आँखों में इन चीज़ों को समा लीजिएगा। एक एक चीज़ की जो है विशेषता, चाहे वो धोलावीरा हो, चाहे बनावली हो, सुतकागंदौर हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, सभी की बातचीत हम करने वाले हैं। अगला धोलावीरा
कच्छ के अंदर, कच्छ भुज आपने गुजरात में सुने हैं, यहाँ पर ये जगह पड़ती है। और इसकी खुदाई जो है वो जेपी जोशी और जोशी कहेंगे, सॉरी, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट और जेपी जोशी, कच्छ गुजरात में धोलावीरा जगह पड़ती है। उसके बाद अगला राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार में, मानिएगा आप, हिसार में है ये जगह, हरियाणा, हिसार में। और फिर एक मिथाथल है, मिथाथल भिवानी में है स्थल, हरियाणा में ही। मांडा आपको बताया ही है मैंने, मांडा जो है चिनाब नदी और J&K में, और मैं लिख देता हूँ ये मांडा का, मांडा चिनाब नदी और J&K के अंदर ये पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो दैमाबाद, परवरा नदी और महाराष्ट्र, ये आपको बताया भी है पहले। तो ये सारे स्थल जो है, इतने सारे हमने एक बार एक टेबल में आपके सामने रखे हैं। इनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। एक बार हम इसका नगर निर्माण देख लेते हैं, उसके बाद एक एक स्थल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आगे हम प्रमुख स्थलों की भी बातचीत करेंगे, किस स्थल की क्या विशेषता है। उसके बाद हम यहाँ के लिपि, मोहर और मरण मूर्तियों का जिक्र करेंगे, राजनीतिक जीवन कैसा है मेंस की लिहाज से, और सामाजिक जीवन की बातचीत करेंगे, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, पतन के कारण क्या थे, सिंधु सभ्यता किस तरह से वर्तमान में प्रासंगिक है, ये सारी बातचीत जो है हम करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसी आपकी क्लास बनती जा रही है जिसके अंदर आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है सारी चीज़ें एक साथ नज़र आने वाली हैं। चलिएगा, बिना किसी देरी के हम बातचीत करने वाले हैं नगर निर्माण। नगर कैसे थे, तो नगर योजना जो है इसकी प्रमुख विशेषता है, प्रमुख विशेषता नगरों को लेकर के अपने आप में जो है सिंधु सभ्यता अलग रूप से में पहचानी जाती है, और पर्यावरण के लिहाज से जो है कि अनुकूल भी थी। ये बात आप मानिएगा। उत्तम जल निकासी या अद्भुत प्रणाली थी जल निकासी की जो है सिंधु सभ्यता के दौरान। और सड़कें जो हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई उत्तम जल निकासी प्रणाली थी। सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी, ये भी विशेषता है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब यदि हम बातचीत करें नगरों की, तो नगर के दो भाग होते थे। नगर के दो भागों में एक पश्चिमी भाग होता था, एक पूर्वी भाग होता था। पश्चिमी भाग हालांकि छोटा जरूर था, लेकिन थोड़ा सा ऊंचाई पर हुआ करता था। और यदि पूर्वी भाग का जिक्र करें, वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचा था। अब यदि हम बातचीत करें कि कौन किस में कौन रहता था, यानी कि दो भागों में बटा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो है पश्चिमी भाग जो है, हमने बताया कि छोटा जरूर है लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर है, और इसे नगर नाम दिया जाता था। नगर दुर्ग कह सकते हो, नगर दुर्ग। और यहाँ काफी जो है संभ्रांत यानी कि लोग यहाँ पर रहा करते थे। और ये जो दूसरा हिस्सा था, वहाँ पर जो है सामान्य लोग रहा करते थे, सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पर रहा करते थे। उनमें आप नागरिक कह सकते हो,
व्यापारी कह सकते हो, शिल्पकार कह सकते हो, कारीगर या श्रमिक, इस तरह के लोग जो है यहाँ पर रहा करते थे, ये बात आप कहेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम में है वो छोटा है और थोड़ा सा ऊंचा है, और पूर्व में पड़ता है ये जो है बड़ा है और थोड़ा सा नीचे रहेगा। और यहाँ पर जो है साधारण लोग, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, कारीगर टाइप के लोग रहते थे, और यहाँ पर जो है थोड़े से जो है संभ्रांत वर्ग के लोग रहा करते थे। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप कहेंगे भवन जो है ग्रिड प्रणाली पर, भवन ग्रिड पद्धति से जो है बने हुए थे, और सड़कों के किनारे जो है नालियां, सड़कों के किनारे किनारे नालियां जो आज भी आप देखते हैं। आगे चल करके आपसे पूछेगा कि वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, ये देखिए कैसे प्रासंगिक होती जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से हमने जो है ऐसी ऐसी टेक्निक ली हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आएंगी ऐसी जो हम सिंधु घाटी सभ्यता से जो है और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। आगे चलें तो आगे की बातचीत में आप कहेंगे कि ये नालियाँ जो हैं, नालियाँ जो सड़कों के किनारे थी ढकी हुई होती थी, ढकी हुई, और ये जो है घरों का पानी इनके अंदर जाता था, और मुख्य जो नाली होती थी उसमें जाकर के ये गिर जाती थी। अब थोड़ा सा आपको और सजग होना इसलिए पड़ेगा कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो और साथ में कालीबंगा, कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना जो है एक जैसी है, लगभग एक जैसी आपको नजर आएगी तीनों की। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर जो है सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखें। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर हर जगह जो है पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो है ईंटें कच्ची रही होंगी, ये बात भी आप ध्यान से देखेंगे। हर घर में जो है आपको आंगन नजर आएगा, रसोई घर नजर आएगा, और स्नानागार नजर आएगा। हाँ, प्रत्येक घर में आपको लगभग घरों में कुओं के अवशेष आपको दिखाई देंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जो है आपको बड़े बड़े भवन नजर आएंगे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, बड़े बड़े भवन आपको नजर आएंगे। हड़प्पा व, या यूं कहें कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे, हड़प्पा कालीन नगरों के जो है चारों ओर आपको प्राचीर या किलेबंदी आपको दिखाई देती है। किलेबंदी की हुई जो है होती थी इनकी चारों तरफ। वो इसलिए किया करते थे कि चोर लुटेरे जो है या दस्युओं से बचाने हेतु जो है ऐसा किया जाता था। और मोहनजोदड़ो से जो है एक कमाल की बात यह है कि एक स्नानागार और एक अद्भुत निर्माण व एक अन्नागार इमारत आपको दिखाई देती है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, स्नानागार और अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत है, आप ध्यान रखें, सबसे बड़ी इमारत। ये दोनों चीजें जो हैं मोहनजोदड़ो से आपको प्राप्त होती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। हाँ,
एक इम्पोर्टेंट बात कि घरों के दरवाजे जो है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य द्वार की तरफ न खुल करके जो है पीछे की तरफ खुलती थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन लोथल अपवाद अपवाद स्वरूप जो चीज हो वो आपका क्वेश्चन का सीधा सीधा मटेरियल तैयार होता है, आप ध्यान रखेंगे। लोथल जो है एक ऐसा स्थल है जहां के दरवाजे और खिड़कियां जो है पीछे की तरफ नहीं खुलती बल्कि मेन गली की तरफ खुलती हैं। इस बात को भी आप ध्यान से देखेंगे और इसको दूसरे क्वेश्चंस की बजाय जो है, दूसरे फैक्ट की बजाय एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पर जो है आप मान करके चलेंगे। मकान बनाने में जो है, जो ईंटों का प्रयोग होता था वो आप कह सकते हो वो 4:2:1 यानी कि लंबाई चौड़ाई और मोटाई का प्रयोग होता था। ये अनुपात होता था, अनुपात ईंटों का आकार ये होता था। और धोलावीरा जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, वहां से 3 भाग मिले हैं, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर। देखिए धोलावीरा की वैसे लगभग धोलावीरा 2 दुर्ग होते थे मोस्टली, लेकिन 2 भाग होते थे यानी कि नगर के। यहां से 3 जो है भाग मिले हैं, एक दुर्ग, एक मध्यम नगर और एक जो है निचला नगर। थोड़ी देर पहले अपवाद स्वरूप लोथल आया था, अब धोलावीरा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं जहाँ बोल रहा हूँ थोड़ा सा जो है रुक रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है ज़्यादा कोई, आप कह सकते हो कि साज सज्जा पर कोई ज़्यादा ध्यान होता नहीं था, लेकिन कालीबंगा से जो है अलंकृत ईंटें मिली हैं। साज सज्जा, साज एक बार, जो साज सज्जा जो है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी अलंकृत ईंटें, फिर भी अलंकृत ईंटें जो है आपको कालीबंगा से नजर आती हैं, मिलती हैं। तो ये बात भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, चन्हुदड़ो एक ऐसा चन्हुदड़ो, देखिए मैंने धोलावीरा बताया था कि यहाँ से 3 जो है हिस्से नगर में मिलते हैं, 3 भाग मिलते हैं नगर के। लोथल उससे पहले बताया था कि सड़कों और खिड़कियों के दरवाजे मेन जो है सड़क की तरफ खुलते हैं अपवाद स्वरूप, हालांकि ऐसा है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में उल्टा है, पीछे की तरफ खुलते हैं। और चन्हुदड़ो अब एक अपवाद स्वरूप और स्थल आ गया जहां से कहा जा रहा है कि यहाँ एक भी दुर्ग नहीं, एक भी दुर्ग यहाँ पर नहीं है। कहीं 2 मिल रहे हैं, कहीं 3 मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी दुर्ग की जो है अवशेष हमारे को दिखाई नहीं देते। दुर्गीकरण ये नहीं है, ये बात भी आप ध्यान देंगे। सड़कें प्राय कच्ची लेकिन मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कें आपको दिखाई देती हैं। सड़कें प्राय कच्ची लेकिन मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें आपको दिखाई देंगी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की बात हमने कर ली, धार्मिक अनुष्ठान का ये प्रतीक है। पुरोहित आवास व सभा भवन के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पुरोहित आवास व सभा भवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोथल से गढ़ी व नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, यानी कि लोथल जो है, लोथल वैसे अलग अलग घिरे हुए होते हैं, लेकिन गढ़ी व नगर, सॉरी नगर, दोनों एक ही प्राचीर से। देखिए पहले हर जगह आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये आप काट लें। ये ऐसा लोथल के अंदर जो है एक ही प्राचीर से घिरे हुए, दोनों जो है रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और सर्वाधिक हड़प्पा स्थल जो है कहाँ से मिले हैं वो आप बताएंगे, गुजरात से। सर्वाधिक हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं इंडिया के टोटल जो है, सॉरी इंडिया की बातचीत छोड़िए, पाक भी है उसमें, अफगानिस्तान भी है उसमें, 2800 बताए हैं मैंने, लेकिन 2800, और यहाँ सर्वाधिक पूछ रहा है तो आप बताएंगे गुजरात। गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल मिले हैं, ये बात जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो अब तक हमने जो यहाँ डिस्कस किया है वो आपको सामान्य परिचय के साथ साथ जो है नगर योजना भी आपको डिस्कस करके दे दी है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ, और वो है हड़प्पा स्थल। देखिए एक एक करके मैं जो है हड़प्पा स्थलों का जिक्र करूंगा, कहाँ से क्या मिला है, सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं। सबसे पहले बात हड़प्पा। हड़प्पा मैंने बताया आपको 1921 में दयाराम साहनी ने, और रावी नदी के बाएं तट का जिक्र जो है हमने किया था। पंजाब पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में ये जगह पड़ती है। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार जो है ये एक अर्ध औद्योगिक नगर। इससे पहले की बातचीत में दोबारा नहीं लिखूंगा, बार बार आ चुकी हैं, 2-3 बार आपके सामने कोट हो चुकी हैं, और मैंने बोल करके अब बता भी दी है। तो पिगट के अनुसार जो है एक अर्ध औद्योगिक नगर था। यहाँ के जो लोग थे, एक बहुत बड़ा जो है वह व्यापारी था, व्यापार में संलग्न थे सारे के सारे लोग, मोस्टली आप कह सकते हो, और तकनीकी व धर्म कार्यों में भी संलग्न लोगों का था। तकनीकी और धर्म या धार्मिक कार्यों में आप कह सकते हो, व्यापार में भी कह सकते हो। नगर के पश्चिम में एक दुर्ग है, व्हीलर ने जो है उसे माउंट एबी कहा है, यानी कि पश्चिम में हड़प्पा के पश्चिम में एक दुर्ग जिसका नाम जो है व्हीलर ने माउंट एबी रखा है। ये बात भी आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानियां क्या थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों। यानी कि आप ज्वाइंट कैपिटल कह सकते हो, इस रूप में इनको प्रसिद्धि है। और जो है कब्रिस्तान R37 यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप कहेंगे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी यहीं से मिला है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। हड़प्पा से ही, हड़प्पा की बातचीत हम कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। हड़प्पा जो स्थल सबसे पहले खोजा गया है वो यहाँ से
पेटिका, शंख का बैल, गेहूं, जौ के दाने, स्वास्तिक आप कह सकते हो, सिपी व अन्नागार। सावधान पेटिका, शंख का बना हुआ बैल, गेहूं, जौ, स्वास्तिक, सिपी और अन्नागार, ये सारी चीजें यहाँ से मिली हैं हड़प्पा से। इसके बारे में वैसे हमने काफी चीजें पहले बता भी दी हैं। तो इस प्रकार से जो है आप आगे बढ़ते हुए इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद एक एक चीज को इस तरह से लिख करके आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपको बताया भी है हमने, हिसार में पड़ती है। हिसार में भी नारनौंद के आसपास, हरियाणा। अन्नागार गार एवं रक्षा प्राचीर की जो है, सॉरी 1 मिनट, आर्थिक जीवन में हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। प्रमुख स्थल हम करते जा रहे हैं और प्रमुख स्थलों में जो है हम राखी गढ़ी कर रहे हैं। राखी गढ़ी तो यहाँ से जो है आपको बता ही दिया मैंने, हिसार हरियाणा में, अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये बातचीत हम कर रहे थे। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो इसी में राखी गढ़ी को जो है 2012 में ग्लोबल हेरिटेज एंड फंड ने जो है, ग्लोबल हेरिटेज एंड फंड ने जो है एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थल है जो नष्ट होने के कगार पर हैं, उनमें जो है ये राखी गढ़ी को भी शामिल किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बनावली की बातचीत करेंगे। बनावली जो है फतेहाबाद हरियाणा में पड़ती है। 1973 में RS बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ध्यान रहे तीनों स्तर प्राक विकसित और उत्तर सैंधव सभ्यता सारे के सारे बनावली में मिले हैं। जल निकासी का अभाव था यहाँ पर। अभाव किस चीज का? जल निकासी का जो है यहाँ अभाव था। कहाँ? बनावली में। और इम्पोर्टेंट बात जो प्राप्त हुआ है यहाँ से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मिट्टी का हल और तांबे के बागान जो है, यहाँ से तांबे के बागान, मिट्टी का हल, जो के अवशेष यहाँ से मिले हैं, और जल निकासी का यहाँ पर अभाव है। और RS बिस्ट के द्वारा जो है 1973 में इसकी खोज की गई है। ये बातचीत जो है हमने बनावली को लेकर के की है। तो इस तरह से जो है ये हमारा मेथड जो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। एक एक स्थल को जो है हम इस तरह से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बातचीत करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को जो है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। ध्यान रहे 1922 में मैंने बता दिया, RD बनर्जी के द्वारा, और सिंधु नदी के बाएं तट पर, और लड़काना जिला आपको बताया था, सिंध प्रांत में।
ये इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इसके जो है क्या यहाँ से मिला है उनकी बातचीत करेंगे। यहाँ की व्यवस्था जो है हम मोहनजोदड़ो कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो स्थल की बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो है राजतंत्र न होकर जनतंत्र दिखाई देता है। जनतांत्रिक जो है व्यवस्था यहाँ दिखाई देती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ जो है वरहद स्नानागार यहाँ की जगह है। और मोहनजोदड़ो से जो है आपको कांस्य की नर्तकी, पीछे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने इस फैक्ट को लेकर के। कांस्य की नर्तकी कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद जो है वो मोहनजोदड़ो से ये एक बात जो मैं बता रहा हूँ, कांस्य की नर्तकी ये जो है वो द्रवी मोम विधि या इंग्लिश में आपको इसको लॉस्ट वैक्स मेथड कह सकते हो। लॉस्ट वैक्स मेथड इससे ये बनाई गई है, ये भी आप ध्यान रखें। हड़प्पावासी तांबे व टीन को मिलाकर के जो है कांसा बनाते थे। कांसा जो है कैसे बनाते थे? तांबा प्लस टीन को मिलाकर के ये कांसे का निर्माण किया करते थे, ये बात आप ध्यान रखें। और यहाँ से नाव के चित्र मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, ध्यान रहे मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? नाव के चित्र मिले हैं। और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति मिली है। और गिल्ली मिट्टी के दिए मिले हैं। गिल्ली मिट्टी के दिए यहाँ से मिले हैं, ये भी ध्यान रखें आप। और कुम्भकारों के जो है 6 भट्ठे यहाँ से मिले हैं। 6 भट्ठे यहाँ से मिले हैं। और तराजू यहाँ से मिली है। तराजू यहाँ से मिली है। और बड़ी ईंटें मिली हैं। ईंटें बड़े आकार की बड़ी, तो बड़ी ईंटें मिली हैं। पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति मिली है। 6 भट्ठे मिले हैं। यहाँ से तराजू मिली है। और कांसे को कैसे बनाते थे? तांबा और टीन को मिलाकर के। गीली मिट्टी के दिए यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल मोहनजोदड़ो से। स्नानागार की बात हमने कर ही ली पहले। नर्तकी मिली है तांबे की जो लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई गई। तो ये सारी बातें जो है आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो को लेकर के। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देता है अगला स्थल चन्होदड़ो। मोहनजोदड़ो के ठीक दक्षिण पूर्व में ये जगह जो है 130 किलोमीटर यानी कि मोहनजोदड़ो से सिंध प्रांत में ही पड़ती है। 1934 में जो है एन गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है चन्होदड़ो की, यहाँ लिख देता हूँ चन्होदड़ो, वो ये है कि एकमात्र पुरास्थल जहां वक्राकार ईंटें मिली हैं। और एकमात्र स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना। और यही वो जगह है जहां पर एक भी दुर्ग नहीं मिला है, कोई दुर्ग के अवशेष नहीं। दुर्ग के अवशेष यहां पर भी नहीं है, ध्यान रखें। यहां से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के झुक्कर झांगर यानी कि पूर्ववर्ती जो है सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता से, उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था। कौन सा? चन्होदड़ो औद्योगिक केंद्र। ऐसा लगता है कि ये एक औद्योगिक केंद्र था जहां
जो है मुहर बनाने, भार माप यानी कि बाट वगैरह बनते थे। और अर्नेस्ट मैके ने यहाँ मन के बनाने के कारखाने या भट्ठे की खोज भी यहाँ पर की है। मन के का कारखाना, ये भी यहाँ से मनके का कारखाना आप ध्यान रखें, औद्योगिक केंद्र के रूप में एकमात्र स्थल जहाँ पर वक्राकार ईंटें, दुर्ग के अवशेष नहीं, और झुक्कर झांगर जो पूर्ववर्ती सभ्यता थी उसके यहाँ से अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर लिपस्टिक के भी लिपस्टिक ध्यान रखें, लिपस्टिक के भी यहाँ से संकेत मिले। पहियों वाली गाड़ी यहाँ से, चार पहिए की गाड़ी जो है यहाँ से मिलती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जो है जहन में रखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली, वो है लोथल। यहाँ की जो है अपवाद की बातचीत हम कर भी चुके हैं। क्या अपवाद यहाँ का था कि यहाँ के दरवाजे जो है मेन सड़क की तरफ खुलते थे, ये बात हमने कर ही ली है। लोथल जो है अहमदाबाद और गुजरात में यहाँ पड़ता है, ये बात एक तो ये ध्यान रखेंगे आप। और भोगवा नदी के किनारे, ये भी 1955 में SR राव के द्वारा इसकी खोज, ये आप ध्यान रखेंगे। बंदरगाह नगर है ये बात ध्यान रखें, एक बंदरगाह नगर है, सॉरी। और जहाँ से एशिया और पश्चिमी यानी कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार हुआ करता था, आप कहेंगे पश्चिमी एशिया के साथ जो है व्यापार होता था। और यह नगर दो भागों में न बंटकर एक ही रक्षा प्राचीर से जो है दुर्गीकृत किया गया है, ये बात ध्यान रखें, ये हमने डिस्कस कर भी लिया है। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ ये स्थल है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, लोथल। और यहाँ से 20 समाधियां मिली हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लोथल की बातचीत हम कर रहे हैं, यहाँ से 20 समाधियां, और उनमें 3 जो है युग्मित समाधियां मिली हैं, ये बात भी आप ध्यान रखें। मेंस के लिए कोई कंसेप्ट बनाने में जरूर आपके ये 3 युग्मित समाधियों की बातचीत काम आएगी। और नाव के चित्र भी यहाँ से मिले हैं, नाव के चित्र, धान की भूसी, बाजरा, दिशा मापक यंत्र, मन का उद्योग यहाँ से भी मिला है। तो ये देखिए कितनी बातें हमने लिख दी हैं। दिशा मापक जो है यंत्र की बात, धान की भूसी की बात की है हमने, 20 समाधियां यहाँ से मिली हैं, 3 युग्मित समाधियां मिली हैं, मन का बनाने का कारखाना, नाव के चित्र। तो ये सारी बातें जो है लोथल से हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कालीबंगा की तरफ। कालीबंगा क्या क्या आपको यहाँ से दिखाई देता है, मिलता है। शाब्दिक अर्थ जो है इसका, काले रंग की चूड़ियां, आप कहेंगे काले रंग की चूड़ियां, हनुमानगढ़ राजस्थान। घग्गर ये नदी, एक बार फिर बता देता हूँ, उसका बायां तट 1951। और अमलानंद खोज के द्वारा इसकी खोज। ये इंडिविजुअली जो है हम एक एक स्थल को डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या मिला है वो भी बातचीत करेंगे। यहाँ से जो है आपको, लेकिन 1951 में जो है बीके थापर द्वारा व्यापक तौर पर खोज इसकी की गई। वैसे तो जो है 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा ही की गई, लेकिन फिर बाद में जो है बीके थापर के द्वारा भी व्यापक तौर पर इसकी खुदाई की जाती है।
यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य से यहाँ से मिलते हैं। भवनों में कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें भी यहाँ से मिली हैं। पहले बातचीत हम कर चुके हैं। शवों की अंत्येष्टि की तीनों विधियां अंत्येष्टि की जो है तीनों विधियां यहाँ से प्राप्त होती हैं। वो पूर्ण समाधिकरण कह सकते हो, आंशिक समाधिकरण कह सकते हो, दाह संस्कार के प्रमाण, ये सारे के सारे जो है यहाँ से मिले हैं। जुते हुए खेत, भवनों में कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, तीनों विधियां अंत्येष्टि की, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार या पूर्ण समाधिकरण आप कहें। और आगे जो है मैं बताऊं तो बेलनाकार ईंटें। देखिए यही काफी है हमारे को एक क्वेश्चन देने के लिए, या फिर एक क्वेश्चन प्लस जितनी भी 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग है उसका नुकसान करने के लिए यही वर्ड हमारा काफी है। कालीबंगा से ये बेलनाकार ईंटें लिख दी मैंने, मोहरे ये भी आप याद रखेंगे। कांच व मिट्टी की चूड़ियां, कांच कहाँ की बात कर रहे हैं हम? कालीबंगा की बातचीत हम कर रहे हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियां और मिट्टी का खिलौना या हल आप कहेंगे। मिट्टी का खिलौना ही कहेंगे। मिट्टी का हल तो हमें जो है बनौली से मिलता है। मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। मिट्टी का खिलौना, बेलनाकार मोहरे, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, ये सारी जो है कालीबंगा से हमें मिलती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो अगला स्थल है हमारा धोलावीरा की बातचीत हम करें तो आपको पता ही है, कच्छ गुजरात के अंदर 1967 मैंने बताया, जेपी जोशी बताया था खोज के अंदर। आप याद रखें इन सभी बातों को, बार बार जो है ये रिवाइज नहीं करनी पड़े। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह हैं। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्ह जो है, या चिन्ह है कहीं आप, 10 बड़े चिन्ह यहीं से मिले हैं। इससे पहले मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि 3 हिस्से जो है नगर के हैं, वो बात भी आएगी फिर दोबारा। फिर बता देता हूं मैं, यहाँ से जल निकासी की जो है तकनीक जो है उससे ये अच्छे से परिचित थे। जल संरक्षण आप कहेंगे, जल निकासी तो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर व्याप्त थी ही। जल संरक्षण जो आज आप देख पा रहे हैं, आज का ज्वलंत टॉपिक है ये वर्तमान सिनेरियो के अंदर। तो जल तकनीक उस समय भी जो है ये जल संरक्षण की तकनीक से ये परिचित थे। 3 नगर के 3 भाग आप कहेंगे कि दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर, 3 भाग नगर के, ये बात भी आप याद रखेंगे। यहाँ से सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी मिला है। खेल का जो है मैदान कहें, स्टेडियम, एकमात्र स्थल है जहां से स्टेडियम मिला है। एक ही स्टेडियम है, तो वो यहां से मिला है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो धोलावीरा जो है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे नगर जो हैं और भी हैं, जैसे वो भी आपके सामने जिक्र कर देते हैं हम उनका। सुरकोटदा जो है वो, यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, अस्थियां, और विशेष कब्रागाह है आप कहेंगे, कब्रागाह है।
यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक जगह है सुतकागनदौर, सुतकागनदौर, यहाँ से क्या मिला है, ये आपको पता ही है, दास्क नदी के किनारे और बलूचिस्तान बंदरगाह नगर है ये नगर, इसको ये याद रखेंगे। लोथल की तरह जो है ये बंदरगाह नगर है और लोथल भी बंदरगाह है, ये ध्यान रखें आप। आगे हालांकि आर्थिक जीवन इनका करेंगे तब चीज़ें और ज़्यादा खुलेंगी। सामाजिक जीवन भी करना है, राजनीतिक भी करना है, धार्मिक भी करना है, और इसके पतन के कारण देखने हैं, वर्तमान सिनेरियो के साथ भी जोड़ करके देखना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी इसमें बसती हैं। उसके बाद हमारा बालाकोट, या फिर एक और नगर में बताऊं, वो नौसारो। हो सकता है कि आपने ये नगर ना सुना हो और यही आपके लिए समस्या खड़ी कर दे। तो ये बलूचिस्तान में है ये जगह, और मिट्टी की ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से जिसकी मांग में सिंदूर है। ऐसी मूर्ति जिसके मांग में सिंदूर कहाँ से प्राप्त हुई है, नौसारो ये जगह है बलूचिस्तान में, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक जगह पड़ती है बालाकोट, बालाकोट बलूचिस्तान तान में ये जगह पड़ेगी। ये भी एक बंदरगाह है, नगर है, ध्यान रखें, बंदरगाह है, नगर है ये, और शिप उद्योग के जो है यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और एक नगर हम और डिस्कस करेंगे, ये है रोपड़, पंजाब, और सतलज नदी आप जानते ही हैं, सतलज नदी के बाएं तट पर ये दायां बायां बड़ा परेशान कर सकता है आपको, ध्यान रखें। मनुष्य के साथ कुत्ते के अवशेष, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष जो है रोपड़, जो पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर जो है ये जगह पड़ती है। और एक लास्ट और जगह हम डिस्कस कर देते हैं आपके सामने, वो है सिनोली। पता नहीं इस तरह के वर्ड जो है, सिनोली है, नौसेरो है, या फिर और आपके सामने बालाकोट है, इस तरह के नगर ही ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। बागपत यूपी के अंदर ये जगह पड़ेगी, और यहाँ 2018 में जो है 2000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। 2018 में खुदाई हुई यहाँ, और 2000 ईस्वी पूर्व के, और जिस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम शिखर पर थी, वो यहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बातचीत जो है आज हमने आपके बीच में की है। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है आपके सामने डिस्कस करके दिया है आज, कि कैसे कैसे जो है सामान्य परिचय इस सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद हमने चीज़ें जो है एक एक स्थल को लेकर के, या फिर इसकी नगर नियोजन को लेकर के, ये सारी बातचीत आपको जो है कंपाइल करके दी है एक जगह पर। आगे चल करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें और रहती हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी, मोहरे भी, ये सारी चीज़ें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन हम देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो है पतन के कारण क्यों ये इतनी बड़ी सभ्यता जो है समाप्त हो गई एकदम से, और आज हम उस सभ्यता से क्या सीख सकते हैं, या क्या हमने सीखा है, वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, क्या देन रही है, तो वो सारी बातें जो है हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते एक बार ज़रूर देख लें, अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र मार लें कि थोड़ा भी आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन दबाना जो है कतई मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इसका 1-2 पार्ट और आ सकता है, उसके बाद ही ये जो है समाप्त हो पाएगी, क्योंकि हमने आपके सामने
वादा किया है कि 1 घंटे तक की वीडियो जो है हम रखा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो जो है थोड़ी-सी लंबी ज़रूर गई है, लेकिन एनीवे टॉपिक का जो टाइटल चल रहा होता है उसको समाप्त करना ज़रूरी भी है, क्योंकि स्थलों का हम ज़िक्र कर रहे थे तो स्थल हमने इम्पोर्टेंट जो थे वो सारे कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।